गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद चेतना। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एडल्ट एजुकेशन पे वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक बार एडल्ट एजुकेशन मतलब प्रौढ़ शिक्षा पे वीडियो मैंने अपलोड की थी और उसमें कई लोगों के कमेंट आए थे कि इसी टॉपिक पे एक और वीडियो मैं अपलोड करूं, तो सिर्फ आप लोगों के कहने पे मैंने ये वीडियो फिर से अपलोड की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है। तो चलिए पढ़ते हैं साथ में। निरक्षरता किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा अभिशाप होता है। शिक्षा केवल रोजगार के साधन ही सुलभ नहीं करती है, बल्कि व्यक्ति के बहुमुखी विकास में भी सहायक होती है। हम सभी, चाहे वो शिक्षित हो या नहीं है, कोई भी व्यक्ति शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझता है। जो लोग हैं वो तो समझते ही हैं, जो नहीं शिक्षित हैं वो भी शिक्षा के महत्व को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। शिक्षा के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व को तो निखारते ही निखारते हैं, साथ ही साथ उससे हम अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं। तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो ये तो हमने थोड़ी सी बात कर ली शिक्षा के बारे में। अब हम देखते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है। फ्रेंड्स, प्रौढ़ शिक्षा के अर्थ जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में साक्षरता का क्या स्थिति है, साक्षरता की क्या स्थिति है। तो देखिए, सन 2001 की गणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार साक्षरता का जो प्रतिशत है वो मात्र 65.38% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। और उसमें भी जो महिलाएं हैं, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वृद्ध हो या फिर वो बालिकाएं हों, उनका जो परसेंटाइल है, उनका जो प्रतिशत है शिक्षा का, वो तो और भी ज़्यादा कम है। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। और निरक्षर लोगों में भी अधिकांश जो हैं, देखो लिखा हुआ है, डाटा है ये, कि 15 से 35 वर्ष तक की आयु के लोग हैं जो निरक्षर हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट निकालें तो अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी, 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब होने वाली है नेक्स्ट जनगणना, अब उसमें देखते हैं कि क्या घटा बढ़ा है रेशियो। उससे पहले तो अब हम कुछ कह नहीं सकते, 2011 का आंकड़ा है। तो चलिए हम जानते हैं प्रौढ़ शिक्षा का क्या अर्थ होता है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ और उसके कारण और उसकी समस्याओं को बताया था। तो एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा का अभिप्राय 15 से 35 वर्ष तक की आयु के लोगों को साक्षर बनाना है। ठीक है, बेसिकली देखो, हमारे सोसाइटी में शिक्षा का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति अपना नाम पढ़ लेता है, लिख लेता है, तो हम उसको साक्षर समझते हैं। ठीक है, और उसमें भी जो प्रौढ़ शिक्षा है वो 15 से 35 वर्ष तक के आयु के लोगों के लिए है, उनको साक्षर बनाना, जिससे वे पढ़ लिख लें, बस इतना ही होता है प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ। ठीक है, उनको इतना शिक्षित करना है कि वे पढ़ लिख सकें, हस्ताक्षर कर लें और समान हिसाब किताब कर लें, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो प्रौढ़ शिक्षा बस इतनी ही है कि किसी को पढ़ना लिखना आ जाए, वो हस्ताक्षर कर ले और थोड़ा सा हिसाब किताब उसे करना आ जाए, बस इतना ही हमारे सोसाइटी में शिक्षा को समझा गया है। अब हम जानते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा का हमारा उद्देश्य क्या है हमारे देश में। तो देखिए कि 35 से 15 वर्ष तक की आयु के पुरुष एवं महिलाओं में चेतना और जागृति उत्पन्न करना है, जिससे वे शिक्षा के महत्व को समझे और उनका शोषण बंद हो सके। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था, आप लोग जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, कि शिक्षा के बिना हम अपने अधिकारों को नहीं जान सकते हैं। शिक्षा के बिना हमें नहीं जान सकते कि हमारा विकास किस प्रकार से हो सकता है। और पहले से भी जो शिक्षित वर्ग होता था या फिर जो महाजन लोग होते थे, वो गरीब लोगों के और जो अशिक्षित लोग होते थे उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे, उन पर बहुत शोषण करते थे। और आज भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा और भी ज़्यादा आवश्यक होती जा रही है, और महिलाओं के लिए तो और भी ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि उन पर ही पूरा घर डिपेंड करता है, घरों से समाज बनता है, तो समाज भी उन पे ही निर्भर करता है एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह से पुरुष महिलाओं दोनों के लिए ही शिक्षा का महत्व अधिक है। आगे देखिए, प्रौढ़ शिक्षा के लाभार्थियों को केवल अक्षर ज्ञान देना ही नहीं होता है, मतलब उनको साक्षर बनाना तो ज़रूरी है ही है, और उससे उनके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। साथ ही साथ उनके जो इनकम होती है, उनकी जो आमदनी होती है, उसके साधन भी बढ़ते हैं, जिससे वे अपने जीवन स्तर को भी सुधार सकते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा के क्या 2 उद्देश्य निकले मोटे मोटे हमारे, कि एक तो
क्या कि अशिक्षितों का जो शोषण हो रहा है उसको रोका जा सके, लोग अपने शिक्षा के महत्व को समझें और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकें। और दूसरा क्या है कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके। वैसे तो प्रौढ़ शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन अभी हमने 2 मेन उद्देश्य इसके देखे हैं। तो चलिए हम जानते हैं प्रौढ़ शिक्षा की तकनीक क्या होती है। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा की जो तकनीक है वो शिक्षा से नितांत बिल्कुल ही अलग है। क्यों? क्योंकि जितनी भी शिक्षा होती है ज़्यादातर या तो किसी इंस्टीट्यूशन में दी जाती है, किसी विद्यालय में दी जाती है, किसी विश्वविद्यालय में दी जाती है। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के लिए अभी फ़िलहाल इस तरह का कोई विद्यालय नहीं बना है। तो कुछ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों को प्रौढ़ शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में से बहुत से लोग हैं जिनको इन केंद्रों के बारे में नहीं पता है और वे उस शिक्षा तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम जैसे शिक्षितों की और आप जैसे जो शिक्षित वर्ग है उनका ये कर्तव्य बनता है कि उन्हें इस तरह के केंद्रों के बारे में बताएं, जिससे कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या है कि वहाँ पर मनोरंजन की व्यवस्था भी होती है। मतलब उन्हें सिर्फ शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, उनको मनोरंजन के माध्यम से उनको शिक्षित किया जाता है। अक्षर ज्ञान कराने के साथ साथ कला, कौशल, कुटीर उद्योग आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे आत्मनिर्भर भी बन सकें। अच्छा, अब देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा में अनुदेशकों की क्या भूमिका होती है। प्रौढ़ शिक्षा में अनुदेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे क्या करते हैं, प्रशिक्षण देने की, उन्हें भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भाई वे जब प्रशिक्षित होंगे तब और लोगों को शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। तो अनुदेशक हो गए, प्रेरक हो गए, ये एक प्रकार से टीचर होते हैं जो उनको प्रेरित करते हैं, ठीक है, उनको प्रशिक्षित करते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो इस तरह से उन प्रशिक्षण केंद्रों पे अनुदेशकों और प्रेरकों के माध्यम से प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान की। और देखिए, प्रौढ़ शिक्षा में हम साधन के रूप में दूरदर्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं। दूरदर्शन के द्वारा जनसंचार के माध्यम का प्रयोग करके भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। रेडियो के द्वारा पहले होती थी, बहुत सारे चैनल्स पे शिक्षा प्रदान की जाती थी, आज भी होता है, लेकिन आज लोग उतना रेडियो का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दूरदर्शन के द्वारा और टीवी की जो और भी सोशल मीडिया आजकल लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ना तो हमारी सोसाइटी इस बारे में कोई जागरूकता रखती है और ना ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस विषय में कुछ विशेष काम कर रही है। हालांकि कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ केंद्र भी बनाए गए हैं, कुछ संगठन भी बनाए गए हैं इस कार्य हेतु, लेकिन वो सिर्फ मात्र ऑन पेपर सिर्फ बनाए गए हैं। वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो अच्छे सा कार्य करते तो हमको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता। प्रौढ़ शिक्षा बेसिकली क्या है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य होता है। एक राष्ट्रीय कर्तव्य है कि जो प्रौढ़ हैं, जो बचपन में नहीं शिक्षा ग्रहण कर पाए हैं, तो उन्हें आज भी उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। इस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया था दूरवर्ती शिक्षा का, जिसमें इग्नू वगैरह जो इंस्टीट्यूशन है वो देते हैं शिक्षा। तो उसमें भी जैसे कोई अगर पढ़ाई छोड़ देता है बीच में, तो वो जॉब करते हुए या अपने काम को जारी रखते हुए, उसमें उम्र की कोई समय सीमा नहीं है, किसी शिक्षा की कोई समय सीमा नहीं है, तो उसमें आप प्रवेश ले सकते हैं और अपनी शिक्षा को जारी कर सकते हैं। लेकिन उसके बारे में भी अवेयरनेस लोगों को होगी, तभी तो लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। इस प्रकार से हम सभी को जो प्रौढ़ शिक्षा है एक जन आंदोलन के रूप में इसके प्रति हमको कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था है और जो मतलब ग्रेजुएशन तक और या पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो शिक्षा की व्यवस्था है ही है। लेकिन जो प्रौढ़ हैं, जो अशिक्षित हैं, पहले के अशिक्षित हैं, पहले इतने शिक्षा का नहीं प्रसार था हमारे देश में, तो उनको भी तो शिक्षा की आवश्यकता है, उनके भी तो जीवन में स्तर में सुधार, उनको भी तो अपने अधिकारों के बारे में जानने की आवश्यकता है। तो एक प्रकार से ये जन आंदोलन है जो कि पूरे देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए, अभी तक हम लोगों ने प्रौढ़ शिक्षा के बारे में पढ़ा कि क्या उद्देश्य हैं, प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है और किस माध्यम से हम प्रौढ़ शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, ऐसे कौन कौन से संगठन हैं या ऐसे कौन कौन से संस्थाएं हैं जो इस विषय पे कार्य कर रही हैं। तो सबसे पहले जो हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नाम से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये है क्या, बेसिकली यह एक निकाय है जिसमें अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं
और भी अन्य होते हैं जैसे कि पंचायत राज, ग्रामीण विकास, अल्पसंख्यक मामले के। और आप लोग देख लीजिए इसमें कौन कौन से हैं, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, बाल विकास मंत्री, ठीक है। इस तरह संसद के 3 सदस्य भी होते हैं, 6 राज्यों के शिक्षा मंत्री आदि भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इनसे मिल के बनता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अच्छा, इसकी कार्यपालक समिति के भी अध्यक्ष होते हैं, देखिए, जो कि उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे नीतियों का विकास करना, उनका क्रियान्वयन करना, ठीक है। और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है उसके बारे में सारी जो डिटेल है वो कलेक्ट करना, ठीक। और सलाहकार होते हैं इसमें, योजना आयोग है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ठीक है। तो ये सारे लोग इनमें सम्मिलित होते हैं जो कि इसके कार्य को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, उसी का एक और पार्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, ठीक है। ये भी एक तरह की क्या है, स्वायत्त शासी खंड है जो कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और संस्थान के नियोजन और प्रबंधन और वित्त पोषण की शीर्ष एजेंसी है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, आम परिषद भी होती है और कार्यपालक समिति, 2 निकाय होते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1988 के मंत्रिमंडल के अनुमोदन से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वतंत्र और स्वायत्त शासी खंड के रूप में की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए हो सकता है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के बारे में थोड़ी सी डिटेल। अब देखिए, दूसरा समिति या दूसरा कह सकते हैं निकाय है प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय क्या है? राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा केंद्र है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1956 में की गई थी। ये देखिए 1956 में की गई थी, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। इस केंद्र का प्रौढ़ शिक्षा विभाग के रूप में पुनः नामकरण किया गया और 1961 में इसे राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का भाग बनाया गया, ठीक है। और फिर 1971 में इसे स्वतंत्र पहचान दी गई। अब इसे शिक्षा निदेशालय के रूप में जाना जाता है, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के रूप में। तो वर्तमान में इस निदेशालय को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय की हैसियत से यह कार्य कर रहा है। चलिए देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के कार्य क्या हैं। भाई, निकाय तो बने हैं लेकिन उनके कार्य भी तो जानना ज़रूरी कि वे काम करते क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करना, शिक्षण पाठ्य सामग्रियाँ तैयार करने के लिए दिशा निर्देश देना, प्रशिक्षण और अभिमुखन कार्यक्रमों का आयोजन करना, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों के जरिए आयोजित साक्षरता अभियानों के समवर्ती और बाहरी मूल्यांकनों के निष्कर्ष पर NLM नेशनल लिटरेसी मिशन को नियमित फीडबैक देना और इस प्रकार से प्रौढ़ शिक्षा के जो विकास है, प्रौढ़ शिक्षा के विकास में निरंतर प्रयासरत रहना। तो इस प्रकार से मैंने इस छोटी सी वीडियो में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। और इसके बारे में और भी ज़्यादा आप डिटेल से जानना चाहते हैं और भी ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसके मेरी पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें ये समस्याएँ हैं और प्रौढ़ शिक्षा की क्या आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें उसमें मैंने और अच्छे से स्लाइड्स के थ्रू बताई थी, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ निकाय और कुछ संगठन के बारे में बताया जो कि प्रौढ़ शिक्षा के रास्ते में, जो भी मार्ग में उसके कार्य कर रहे हैं, जो कार्यरत हैं, प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्या क्या कार्य हो रहे हैं, वो मैंने बताने की कोशिश की इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। थैंक यू सो मच। वीडियो देख के ज़रूर बताएं आप लोग कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और भी किसी टॉपिक पे अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।